कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पढ़ा। क्या पढ़ा? कौन सा कंसेप्ट था हमारा? कंसेप्ट नंबर 13। इसको कृति को टॉपिक कौन बता रहा है? यशस्वी तू। तो उसको इसमें भी कंसेप्ट वाइज बताया कर। फिर वो वीडियो में हेडिंग में कहाँ लिखे हुए आते हो? लिखती है ना। चलो अरे ले यार, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये आपको कल पढ़ाया मैंने कि इसमें क्या क्या आता है। कौन सा कंसेप्ट था ये? कंसेप्ट नंबर 13 था। कौन सा था? 13। मैं तो बुक भी नहीं खोलता क्या घर जाके साले निकम्मे। 3 चीज़ें आती है इसमें, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। क्या आता है? अब मेरी बात सुनो, आज अगर मान लो, मैंने कल भी ये बात बताई थी, आज अगर मान लो कि ये मेरे यहाँ पे जॉब कर रही है तो मैं इसको किस किस तरीके से कॉम्पनसेट करूँगा। एक तो मैं इसको कैश में पैसे दे दूंगा, तो कल मैंने आपको कहा था वो भले मैं सैलरी दूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दूँ, कन्वेंस दूँ, कुछ भी नाम से दूँ, कैश में दे रहा हूँ तो वो वेजेस एंड सैलरी इन कैश में आएगा। अगर मैं इसको कोई फैसिलिटी दे रहा हूँ, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, गाड़ी दे दी आने जाने के लिए, बच्चों को स्कूल फ्री करवा दिया, तो वो कंपनसेशन इन काइंड में आएगा, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, इसमें आएगा सोशल सिक्योरिटी में जो आप कंट्रीब्यूट करते हो, पेंशन में, प्रोविडेंट फंड में। लेकिन इसमें ना मैंने खास बोला है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा। अब वो जान बोल के तुम्हें एम्प्लॉय लिख देगा तो उसे नहीं लेना इसमें। जैसे आज अगर मान लो मैंने, सुनो बराबर सुनो, मैंने इसको अथर्व को 50,000 रुपए सैलरी पे रखा। अथर्व ने पूछा मुझसे कि सर 50,000 रुपए सैलरी आप मुझे कैश दोगे, इसके अलावा आप मुझे कोई दूसरे फैसिलिटी भी दोगे जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये वो। मैंने कहा कुछ भी नहीं दूंगा बेटा। सर फिर मेरी सोशल सिक्योरिटी को क्या होगा सर? तो मैंने कहा वो तू जान बेटा यार, तेरे को मैं तो तेरे हाथ में 50,000 रुपए दे दूंगा। तो अथर्व ने कहा कि यार मेरे को अपनी सोशल सिक्योरिटी का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो अथर्व ने क्या करा, वो 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए पेंशन में जमा करा दिए। तो क्या ये उसकी सैलरी है? ये तो उसी 50 में से करा रहा है ये। तो अगर मैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश में 50 पूरे ले चुका हूं, तो फिर अब मैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी में 5 फिर ले लूंगा, तो 50 और 5 कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। वो 5,000 इसने इसमें से ही तो दिए हैं, तो इसलिए उसको कंसीडर। तो अगर वो गलती से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बोल दे एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय, तो उसे आपको नहीं लेना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अथर्व तेरे को 50,000 रुपए दूंगा, फिर अथर्व ने पूछा कि मेरे को सोशल सिक्योरिटी के लिए भी कोई पैसे दोगे क्या? ठीक है बेटा पेन भी दे दे। सोशल सिक्योरिटी के लिए भी कोई पैसे दोगे क्या? मैंने कहा हाँ बेटा दूंगा ना। 5,000 रुपए तेरे प्रोविडेंट फंड में डालूंगा, 5,000 तेरी ग्रेचुइटी में डालूंगा, रिटायरमेंट पे मिलेगा। अपन तो पूरा ध्यान रखते हैं अपने एम्प्लॉय का। अच्छा सर ठीक है। तो अब अथर्व अपनी सैलरी कितनी जोड़ेगा? 50 तो ये है, 5 प्रोविडेंट फंड में, 5 पेंशन में, टोटल 10 उधर जमा हो रहे हैं। तो 10 और 50 ये अपनी सैलरी कितनी जोड़ेगा? 60। तो याद रखना, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे तो वो आएगा, एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करे तो वो नहीं आएगा। तो एम्प्लॉयर है वहां पे वर्ड, एम्प्लॉयर को डब्बे में ले लेना, लिख भी लेना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, नहीं तो गड़बड़ करोगे। अभी से बता रहा हूं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा। किसका आएगा? एम्प्लॉयर। वहीं लिख लो नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय नहीं आएगा, एम्प्लॉयर आएगा, एम्प्लॉयर। अब सुनो इधर, हाँ मेरे लाल लाल ही हो आज तो सारे। हाँ हाँ, एम्प्लॉयर्स कहाँ लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयर शेयर टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। हाँ वही, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस कराता है, उसकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रीमियम भर देता है। ऐसे एम्प्लॉयर बहुत सारे बेनिफिट देता है उसको सोशल सिक्योरिटी के, वो सब उसकी सैलरी में आएंगे। ठीक है, ये देखो बेटा, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना, ये होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में।
भी आप छोटी कोई कंपनी में कर रहे हो या किसी नॉर्मल एक व्यक्ति के यहाँ काम कर रहे हो तो हर महीने जो आपको सैलरी दे रहा है बस वही मिलेगी आपको। थोड़ी और ऊंची कंपनी होगी तो थोड़ा घर वर मिल जाएगा, गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। थोड़ी और ऊंची कंपनी होगी तो वो क्या सोचेगी कि आज भी आपको बेनिफिट दूं, रिटायरमेंट के बाद के लिए आपका पेंशन करवा दूं, प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल दूं, LIC करवा दूं आपकी, ताकि आप मरमुरा जाओ तो पैसे मिले, प्रीमियम हम भरेंगे। तो ऐसे जो कंपनियां होती है वो आपकी सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखती है। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं। तो जो भी आपको मिल रहा है वो सब आपकी इनकम ही है। इसीलिए 3 चीजें आएंगी कंपनसेशन में, कैश, काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब पढ़ाता हूं क्या नहीं आएगा। What is not included in employers items not included in compensation of employees। इसको बराबर समझाऊंगा, फिर एक न्यूमेरिक बनाऊंगा याद करवाने के लिए। क्या क्या compensation of employees में नहीं आता। चलो अभी न्यूमेरिक से ही शुरू करते हैं। तामिल नहीं आएगा, तामिल, ठीक है। Where T is traveling and stay, इन सबको समझाऊंगा अभी मैं, पहले लिख लो ट्रैवलिंग एंड स्टे। ए मीन्स आर्मी एंड पुलिस। एम फॉर मेडिकल फैसिलिटी, चुन्नूलाल लिख, मेडिकल फैसिलिटी। आई फॉर इंजर्ड पर्सन कॉम्पनसेशन और L फॉर लोन विद इंटरेस्ट। ये वर्ड तो तुम्हें दिख ही जाएंगे, 5 है, देखो 5 ही पॉइंट होंगे वो, ठीक है। दुष्यंत लिख रहा है ना बेटा, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ रहता है तेरे पास। चलो तामिल देखिएगा जरा, ये वो चीजें हैं जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं आएंगी। तुम्हें मैं लॉजिक के साथ समझाऊंगा क्यों नहीं आएगा ये। तुम एग्री भी करोगे सर ये आना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले ट्रैवलिंग एंड स्टे, मेरी तरफ देखो, सामने सामने मेरे यहाँ ये पृथ्वी काम करता है। मैंने इसको कहा कि यार बेटा पृथ्वी, जयपुर में अपनी एक डीलिंग है, एक पार्टी के साथ मीटिंग है, 3 दिन का काम है, तेरे को काम करके पूरा निपटा के आना है। अब वहाँ जाना आना रहना खाना पीना सब कंपनी की तरफ से होगा, तो बिल बना के दे देना। खनक में बहुत मारूंगा, भी इधर ध्यान दे ले, तो बिल बना के मुझे दे देना। ये गया 3 दिन वहाँ पे, ये गया, ठीक है, बढ़िया फ्लाइट में गया, फ्लाइट में आया, एयरपोर्ट तो है नहीं अपने यहाँ, चलो फर्स्ट AC में गया, फर्स्ट AC में आया, ठीक है, वहाँ पे 5 स्टार होटल में ठहरा, सब कुछ कर पुरा के खा पी के बढ़िया मीटिंग करके काम वाम जो था वो निपटा कर ये आया और इसने 50,000 का बिल बना के दे दिया कि ये सर 50,000 का खर्चा हुआ है। मैंने इसको 50,000 रुपये रीएम्बर्स कर दिए, ये ले। क्या ये इसकी सैलरी है? मिले ना इसको 50,000, तो फिर सैलरी नहीं है ये। वेजेस एंड सैलरी इन कैश में नहीं आएगा ये। क्यों नहीं आएगा वेजेस एंड सैलरी इन कैश में? क्योंकि उसने खर्चा किया, मैंने उसको रीएम्बर्स कर दिया। उसके लिए इनकम थोड़ी ना है, वो तो खर्चा है, उसके जेब से लगे थे पैसे, मैंने उसको वापस दे दिए। तो इसीलिए ट्रैवलिंग एंड स्टे, इफ यू आर गोइंग फॉर सम ऑफिस वर्क एंड योर एम्प्लॉयर हैज reimbursed the amount of traveling and stay during that visit, then it will be not included in your compensation of employees because it is not your salary, it is not any additional benefit. ये तो आपकी जेब से पैसा लगा और आपको मिल गया, आपको कोई एडिशनल बेनिफिट थोड़ी ना मिला, सैलरी थोड़ी ना, ये सैलरी है क्या? ये आपकी जेब से लगा है पैसा। अभी ये इसको नहीं भेजता तो मैं जाता वहां पे, मैं करता काम, तो वो खर्चा हो जाता। तो जो खर्चा लगा हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन आया था एग्जाम में, खर्चा लगा 50 का और इसे बिल बना के दे दिया 70 का, तो जो 20 का बेनिफिट है वो सैलरी का पार्ट माना जाए। हालांकि वो सैलरी भी नहीं है, वो तो रिश्वत, मतलब वो तो चोरी से कमाया हुआ पैसा, मतलब एक तरीके से गलत सोर्स का है, लेकिन गलत हो सही हो पैसा तो मिला ना इसको। वो पता कैसे चलेगा? पहली बात तो बनाने के लिए क्वेश्चन बना दिया बनाने वाले ने। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रैवलिंग और स्टे का जो खर्चा होता है एम्प्लॉय का, वो उसकी सैलरी नहीं होती, इवन दो एम्प्लॉयर उसे पे करे। और कई बार तो ये भी होता है, वैसे तो 99% बिजनेस के काम से जाते हैं तो बिजनेसमैन को पैसा देना चाहिए। कई बार बिजनेसमैन ये बोल देता है मार्केटिंग वालों को कि तुम तुम्हारे हिसाब से जाओ, सब सैलरी में आ गया।
आज 50,000 रुपये किसी की सैलरी, उसको बोला जाओ उदयपुर मार्केटिंग करके आओ, बोला यार उदयपुर जाऊंगा, आऊंगा, रहूंगा, खाऊंगा, वो सब तुम्हारा है, 50,000 रुपये दे तो रहो। तो कई सारे लोग रीएम्बर्स नहीं करते, लेकिन मैंने अभी जैसे कहा 99% लोग तो रीएम्बर्स करते हैं कि अगर आप बिजनेस के काम से बाहर जाओगे तो बिजनेस उसका पैसा बियर करता है, बट वो आपकी सैलरी नहीं है। बढ़ो आगे बढ़ो, क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्वेश्चन बनेंगे बढ़िया वाले इसमें से, ट्रेवलिंग और स्टे। सेकंड, आर्मी और पुलिस वालों को जो सैलरी दी जाती है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में नहीं आएगी। इसका बड़ा बेहतरीन रीजन है, कोई जज करना चाहेगा क्यों आर्मी वालों को और पुलिस वालों को जो सैलरी मिलती है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में नहीं आती है। जैसे आज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बीएसएनएल में काम कर रहा है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसरो में काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसको सैलरी मिलेगी, वो कंपनसेशन में आएगा, नेशनल इनकम में आएगा। बट ये आर्मी है, ये पुलिस है, इनको पैसे मिल रहे हैं, ये नहीं आएगा। हाँ बेटा, वेरी गुड, लेकिन वो सर्विसेज तो दे रहे हैं बेटा, सिक्योरिटी सर्विस, हमारी बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं, सोसाइटी में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो है तो हम सेफ है। डेवलपमेंट नहीं हुआ ये 11 बजे आता है, 5 बजे सो के चला जाता है, डेवलपमेंट ये भी नहीं कर रहा। तुम्हें कैसे पता डेवलपमेंट नहीं हो रहा? हाँ, बस मेन रीजन ये है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और ये मानते हैं कि इनको जो सैलरी दी जा रही है वो कोई सरकार नहीं दे रही है, दे आर पब्लिक सर्वेंट, वो जो काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। इनमें क्या है, इनको सैलरी दे रहा है सरकार और ये काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। नॉर्मली क्या होता है, मैं सैलरी दे रहा हूँ तो काम भी मेरे लिए करेगा, यहाँ ये रिलेशन नहीं है, ये सरकार के मुलाजिम नहीं है। वो बात अलग है कि ये सरकार की सुनते हैं, बट पुलिस वाले को, एक नॉर्मल पुलिस वाले को भी ये पावर होती है कि वो किसी नेता के लिए बाध्य नहीं है। ये करते हैं ना, कॉल कर देते हैं, ये करवा दे, काम करवा दे, ये तो इन लोगों ने अपनी आदत है, ये लोग जानते हैं ना हम भी करप्ट है, इसलिए नेता की सुनते हैं। जो ईमानदार होगा वो कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको पता है उस नेता के पास पावर ही नहीं है, और जब तक कि मैं एकदम साफ सुथरा हूं तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है दे आर पब्लिक सर्वेंट, उन्हें पब्लिक के बारे में काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है, नेता वेता के लिए उनकी जवाबदारी नहीं है। नेता ये भी नहीं बोल सकता कि भैया मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ, तुम्हारे पप्पा का पैसा है क्या, पब्लिक का पैसा है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है, उनके लिए जाएगा, एक एक पैसा खर्च होगा। तो इसलिए ये लोग मानते हैं कि ये लोग, एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशन नहीं है और एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए इसको ये लोग नहीं लेते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, मतलब ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। सर फिर उनको जो सैलरी मिल रही है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, नेशनल इनकम में नहीं आएगी, फिर अरे भाई उनको जो पैसा मिला वो खर्च कर रहे होंगे, जहां वो खर्च करेंगे वो किसी की इनकम बनेगी, तब आ जाएगी। पैसा घूम फिर के कभी ना कभी तो रोटेशन में आएगा, तो ये मत सोचो कि वो पैसा अनअकाउंटेड रह गया, अनअकाउंटेड नहीं रहता। बट अभी मैंने आपको सैलरी दी तो वो कॉम्पनसेशन का पार्ट नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी याद रखना। आर्मी एंड पुलिस। नेक्स्ट, मेडिकल फैसिलिटी। कई बार हम एक कंपनी के सारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देते, सबको, एक दो को नहीं, सबको। जैसे स्कूल में आपके मेडिकल कैंप लगता था, स्कूल में लगाया आपके मेडिकल कैंप लगता था, लगता होगा यार, हमारे टाइम पे तो लगता था, चेकअप होते थे सारे बच्चों का एक साथ, डॉक्टर्स आते थे। ऐसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी मेडिकल कैंप लगता है, जिसमें जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, डायरेक्टर से लेकर एम्प्लॉयर, सीईओ से लेकर एक निचले तबके के व्यक्ति तक जो काम कर रहा है, सबका चेकअप होता है, बीपी चेक होता है, ये चेक होता है, वो मेडिकल फैसिलिटी। वो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री देता है, तो वो कोई कंपनसेशन इन काइंड नहीं है, वो सबको मिल रहा है, तो वो भी सैलरी का पार्ट नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, अगर मैं कोई मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ इसको दे रहा हूं क्योंकि ये हायर रैंक पे है, इसका मेडिक्लेम करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, इसका नहीं करा रहा, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फिर वो सैलरी का पार्ट है, क्योंकि इसको ही दे रहा हूं इसका मतलब वो सैलरी है, इसको क्यों नहीं दे रहा। अगर सबको दे रहा हूं तो वो जनरल सर्विस है मेरी तरफ से, फिर वो सैलरी का पार्ट नहीं है। बट अगर मैं एक को दे रहा हूं एक को नहीं दे रहा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, फिर वो सैलरी का पार्ट है, याद रखोगे। तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है जनरल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉय, ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर सभी एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी दे रहा है, सभी को समझिए बराबर, क्या हुआ यशस्वी। नेक्स्ट,
इंजर्ड पर्सन को दिया जाने वाला कंपनसेशन। अभी मेरे यहाँ पे कहीं काम कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर मशीन गिर गई, हाथ पे मशीन गिर गई, कट गया, जल गया, नुकसान हो गया, 1.5 लाख का खर्चा हुआ। मैंने कहा यार देख तेरा मेरे वजह से हुआ है नुकसान, ये खर्चा मैं भुगतूंगा ही सही। उसका मेडिकल में इलाज मैंने करवाया, 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, मैंने दिया अपनी जेब से। क्या सैलरी है ये उसकी? खर्चा है ये तो, इंजरी थी, मुझे ही भरनी थी, मैंने भरी, तो वो भी सैलरी का पार्ट नहीं है। तो इंजर्ड पर्सन को मिलने वाला कॉम्पनसेशन पूरा याद रखना। और लास्ट ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, लोन। मुर्तुजा मेरे यहाँ काम करता है, इसकी शादी है, इसने कहा सर मेरे को 1 लाख का लोन दे दो, शादी है मेरी, मैंने दे दिया। अब मैं इस पर इंटरेस्ट लूँ या ना लूँ, ये इसकी सैलरी का पार्ट, क्योंकि ये लोन जो है विद इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट, जैसे भी मैंने दिया लोन, ये तो चुकाएगा ये मुझे, लोन है, सैलरी है क्या? हर महीने अपने 10-10 हज़ार रुपये सैलरी में से कटवा लेगा या कैसे भी करके देगा ना मुझे, तो ये सैलरी थोड़ी है। तो ये भी कंपनसेशन का पार्ट नहीं है। तो 5 चीजें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं आती, बराबर लॉजिक के साथ समझाइए 5 चीजें। और न्यूमेरिक भी बनवाया है। तमिल याद रखोगे, तमिल, T फॉर ट्रैवलिंग एंड स्टे, A फॉर आर्मी एंड पुलिस वालों की सैलरी, M फॉर मेडिकल फैसिलिटीज जो एम्प्लॉय को देता है, I फॉर इंजर्ड पर्सन का कॉम्पनसेशन, L फॉर लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ मेरे लाल, क्या रिटायर होने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसको तो मैंने वैसे ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में ले ही लिया था, 2 बार क्यों लूँ? जैसे आज तेरी सैलरी में से मैंने 5,000 रुपये पेंशन में डाल दिए, अब हर महीने 5-5 हज़ार रुपये पेंशन में चले गए, 10 लाख रुपए हो गए। तू रिटायर हुआ, तेरे को 10 लाख रुपए मिल गए, तो 10 लाख तो तेरी सैलरी में पहले ही आ चुके थे ना, क्योंकि सैलरी को मैंने 3 हिस्सों में बांटा था ना, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो जो तेरे को मिला है रिटायरमेंट के बाद, वो तो जब तक तू काम कर रहा था तब तक तेरी सैलरी का पार्ट मैंने माना ही था। हाँ, पहले से ही मिलती है है ना, लेकिन वो जब रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, जब रिटायरमेंट के बाद मिलती है तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तेरी पेंशन है 5,000 रुपये तेरे में पेंशन के डाल रहा हूँ अलग, तो वो सैलरी का पार्ट है हर महीने। अब वो पैसा कभी ना कभी तो मैच्योर होगा, तो तुझे मिलेगा ना, तब वो सैलरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो तो हर साल तेरी सैलरी में काउंट हो ही गया ना। अब वापस से लूंगा तो डबल काउंटिंग होगी ना। पेंशन का पैसा तुझे थोड़ी मिलता है, वो तो किसी पेंशन फंड में जाता है। तुम्हें कब मिलता है? जब तुम रिटायर होते हो। चल हाँ, हो रहा है ना, सैलरी में से कट होके ही पेंशन में डाला जाता है। हुआ ना बेटा, आज तेरे को मैं हाथ में देता 60,000, अभी तेरे को हाथ में दे रहा हूँ 50,000 और 10,000 पेंशन में डाल रहा हूँ, तो तेरी सैलरी तो 60 ही है ना। 50 हाथ में मिले और 10 उधर मिले, तो टोटल 60 हो गए ना। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम्हें कोई पेंशन वेंशन में पैसा डलता है ना, तो कोई कंपनी बेवकूफ़ नहीं अपनी जेब से डालेगी, वो तुम्हारी सैलरी में से कट करके ही डलता है। तुम तुम्हारी सैलरी 60 ही मानो, कट पिट के तुम्हारे हाथ में भले 50 आ रहे हैं, तुम्हारी सैलरी 60 ही है, ये मानो तुम। क्या? हाँ, अब तुम्हें एक चीज़ देखो कि क्या टॉपिक चल रहा है और तुम्हारा क्या सवाल है। मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कॉम्पनसेशन देता है, LIC का पैसा एम्प्लॉयर देता है तुम्हें, कौन देता है? तो भी कंपनी नहीं देती। तुम मुझे जवाब दो, LIC का पैसा तुम्हारे मरने के बाद कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी कि एम्प्लॉयर देगा? तो जो पैसा मैं दूंगा वो सैलरी में आएगा कि नहीं आएगा, उस पर डिबेट होना चाहिए। जो पैसा एक थर्ड पर्सन देगा वो तो सैलरी में वैसे भी नहीं आएगा, उसे तुम कुछ भी मानो, सैलरी थोड़ी है वो। ऐसे तो तुम मुझसे पूछो सर म्यूचुअल फंड से पैसा मिलता है, वो आएगा नहीं आएगा। और पूछो सर मैंने घर की ज्वेलरी बेची थी, पैसा आएगा मेरे पास। सर मैंने घर बेचा था, ज़मीन बेची थी, आएगा नहीं आएगा। सवाल क्या पूछ रहे हो, कहाँ से कहाँ चले गए? टॉपिक क्या है कि क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है और क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 3 चीजें आती है और 5 चीजें नहीं आती है। 3 चीजें क्या क्या आती है बोलो? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, wages and salary in kind, employer contribution to social security.
5 चीजें नहीं आती है। तामिल, T फॉर ट्रैवलिंग एंड स्टे, A फॉर आर्मी एंड पुलिस, M फॉर मेडिकल फैसिलिटी, I फॉर इंजर्ड पर्सन को मिलने वाला कॉम्पनसेशन और L फॉर लोन एंड एडवांसेस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के सेक्टर में वेजेस एंड सैलरी इसको कहते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, जैसे BSNL में काम कर रहे हैं इसको मिल रही है वो, इनको राशन यूनिफॉर्म वगैरह भी मिलता है वो, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नर्स को सैलरी मिलती है, ये सब गवर्नमेंट भी सैलरी देती है, तो गवर्नमेंट के लिए ये सब सैलरीज होती है, गवर्नमेंट इन सबको सैलरी देती है, ठीक है। तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट माना जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट सैलरी किनको देती है, इनको देती है। आगे, अब रेंट, प्रॉफिट, इन सबको काट दो और इन पे P लिख दो, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, ये सब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। अब रेंट क्या है, प्रॉफिट क्या है, नेक्स्ट इंटरेस्ट क्या है, प्रैक्टिकल, MIAC समझा देता हूं थोड़ा बहुत। देखो, रेंट तो क्या है, मैंने किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, उसके ऊपर मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है वो रेंट है। सब समझते हो रेंट क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कॉस्ट से ऊपर जितने में भी बेचा वो प्रॉफिट है, बच्चों जैसी चीज है। इंटरेस्ट, आपने कहीं पे कैपिटल लगाई, कोई FD कराई, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है आपको, वो इंटरेस्ट है। तो ये तो आएगा नहीं व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज प्रॉफिट, ये प्रैक्टिकल का है इसलिए इसमें डाला हुआ है। ये सब कहाँ काम आएंगे तुम्हें, प्रैक्टिकल। MIAC थोड़ी नई चीज है, ये थ्योरी में कभी गलती से आ जाए लेकिन इसको कंसेप्ट मार्क मत करना है, ये भी प्रैक्टिकल। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, MISE, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो, ये वो इनकम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कमाते हैं अपने खुद के बिजनेस से। जैसे आज कोई बंदा है प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है तो वो रेंटल इनकम कमाएगा, कोई बंदा है जो FD में पैसे लगा देगा, इंटरेस्ट से कमाएगा, कोई बंदा बिजनेस करके प्रॉफिट से कमाएगा, कोई बंदा किसी के अंडर में काम करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सैलरी कमाएगा। लेकिन अब मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ, जॉब है मेरी, तो क्या मुझे वेजेस एंड सैलरी मिल रही है? बोलो ना, मुझे जॉब है क्या मेरी, वेजेस एंड सैलरी मिल रही है मुझे, मेरी कोई रेंटल इनकम है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे प्रॉफिट देते हो क्या कि ये लो सर प्रॉफिट, तुम मुझे क्या देते हो, फीस। मैं कहाँ से कमा रहा हूँ, फीस से। तो मैं कौन हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ। मैं कौन हुआ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग कमाते हैं पैसा, उसे ग्रुपिंग करके यहाँ डाला जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर, चार्टेड अकाउंटेंट, फार्मर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सब की इनकम इसमें आती है जो अपना रोजगार खुद डेवलप करते हैं। बोलो तो, मतलब जाना किसी के अंडर में जॉब करते हैं, जो ना कोई प्रॉपर्टियों से कोई रेंटल इनकम कमाते हैं, ना ब्याज से कोई पैसा है, वो खुद अपना रोजगार डेवलप करते हैं। जैसे कोचिंग मेरी है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है, मैं इसमें काम करता हूँ, इससे जो पैसा आता है मैं कमा रहा हूँ, तो मैं हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसकी अगर मैं एक CA का ऑफिस डाल दूँ, प्रैक्टिस करूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। एक डॉक्टर है, अपना क्लिनिक लेके बैठा है, सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन वही डॉक्टर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो वेजेस एंड सैलरी में आएगा। किस में आएगा? वही डॉक्टर कोई प्रॉपर्टी इनकम से कमा रहा है तो वो रेंटल इनकम में चला जाएगा। लेकिन वही डॉक्टर अपनी दुकान लेके, मतलब अपना क्लिनिक लेके बैठा है, तो वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, आप में से कितनों के पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, अच्छा खासा रेशो है। ठीक है, कितने लोग सैलरीड पर्सन है जिसके पेरेंट्स सैलरीड एम्प्लॉयड है? कितने लोग गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीड एम्प्लॉयड है? गवर्नमेंट में एक है, ठीक है, एक ही है बस। तो फिर बाकी की क्या है? बिजनेस। अबे सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आएगा, ढक्कन हो आप। कोई क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो प्रोफेशन में आएंगे वही लोग आएंगे? नहीं, जो लोग भी अपनी दुकान लेके बैठे हैं वो भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या हो गया तुम लोगों को, बच्चे हो गया छोटे? नहीं, सिर्फ प्रोफेशन नहीं आएगा, ट्रेड, बिजनेस। प्रॉफिट में तो वो आएगा जो शेयर वेयर में पैसा लगाते हैं उससे कोई प्रॉफिट होता है बस। ठीक है, बाकी सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। पढ़ो,
देखो अंडरलाइन करो, इट इज द इनकम ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर बाय मेंबर्स ऑफ हाउसहोल्ड लाइक फार्मर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, रिपेयर शॉप, शॉपकीपर, देखो आ गए शॉपकीपर, स्मॉल बिजनेस वर्कर्स लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, ये वो लोग जो अपना प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करते, वो अपने लेबर और प्रॉपर्टी पे खुद ही काम करते हैं। ये इस तरह की इनकम भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, मोर देन 50% ऑफ जीडीपी। सुना क्या बोला मैंने? मोर देन, या सॉरी जीडीपी गलत लिख दिया मैंने, मोर देन 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब भारत में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना तो 50 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड दिखेंगे तुम्हें। अगर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 50 लोग कौन दिखेंगे तुम्हें? सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जीडीपी में 50% नहीं बोला मैंने, लेकिन अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 50 लोग कौन होंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। लेकिन वो 50 लोग जो है काम कर रहे हैं, वो 50 लोग 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि छोटा छोटा काम कर रहे हैं। हमारा मेजर जीडीपी तो 10-20% लोगों से ही आ जाता है। तुम्हें पता है कौन है वो लोग? ठीक है, उनकी ही वेल्थ से आपका मैक्सिमम जीडीपी का पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, मतलब उन लोगों को हटा दे अगर अपन तो काफ़ी, हालांकि वो लोग इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे, उनका एक बहुत मेजर हिस्सा है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं कर रहे। एम्प्लॉयमेंट छोटे लोग जनरेट करते हैं। आज मैं अपने यहाँ काम करूँगा, 8-10 लोगों को काम दे दूंगा, ये कोई काम खोलेगा 2-4 लोगों को, एक छोटा ठेला वाला भी लिखता है तो 3 लोगों को अपने ठेले में काम दे देता है। तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ से जनरेट होता है। लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़े बड़ी कंपनियाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही तुम लोग तो अडानी की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो 26,000 वर्कफोर्स है उसकी। इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा ग्रुप, रिचेस्ट पर्सन, और टोटल लोग कितने एम्प्लॉयड है? सिर्फ 26,000। मैं तो क्यों को इतना बड़ा रेशो नहीं मानता इसको। 140 करोड़ आबादी है हमारी। हाँ, टॉप 10 में आप आ रहे हो, लोग कहते हैं ये हमारे वेल्थ क्रिएटर है, ये इतना एम्प्लॉयमेंट कद्दू बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट सरकार करती है, सिर्फ सरकार के पास पावर है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ी पावर मानता हूँ मैं इन लोगों को, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, ये करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट। देश को असल मायने में ये लोग चला रहे हैं। ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर ख़त्म हो जाए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। हालांकि इसे इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल नहीं है, लेकिन देश चलाने में और जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का। ये छोटा सा काम करेंगे, भले नज़र में नहीं आएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे काम करने वाले लोग हर छोटे छोटे 2-4-5 लोगों को काम दे देते हैं, और इससे पूरा एक ढांचा हमारा तैयार होता है। ठीक है चलो आगे आते हैं। नेट कंसेप्ट मार्क करो इसको, ये प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन सा है कंसेप्ट? 13 था हमारा कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज। 14 मार्क करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कर लिया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको रीड टू करना, मैं समझा देता हूँ प्यार से। हम इसे NFIA बोलेंगे। क्या बोलेंगे? NFIA। इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलो, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अठी फर्क है किसका? फ्रॉम का और टू का। उससे मिलके बनता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बनता है? NFIA। NF प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा, थ्योरी में भी काम आएगा, ध्यान से सुनो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम विच resident of India have earned from rest of the world, which resident of India have earned from rest of the world। जो हमारे भारत के नागरिकों ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो कमाया है वो पैसा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने जो भारत में आके कमाया है वो पैसा, दोनों का डिफरेंस NFIA कहलाता है। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? NFIA। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे बाहर एक्सपोर्ट से इनकम कमा रहा हूँ, या एक्सपोर्ट में तो चलो मैंने माल भेजा, ठीक है, कोई और दूसरी मैं यहाँ पे वीडियो बना के वहाँ दुबई में भेज रहा हूँ, वहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, मेरे को फीस दे रहे हैं, ये मेरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई।
मेरी यूएसए में कोई प्रॉपर्टी है, मैंने रेंट पे दे रखी है, पैसा आ रहा है मेरे पास। मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, शोज करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, पैसा आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं कोई एक्टर हूँ, बाहर किसी हॉलीवुड मूवी में काम करने गया, पैसा आ रहा है मेरे पास। ये जितना भी पैसा बाहर से बटोर के लाते हो उसे हम फीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म बोलो, तेज बोलो और तेज बोलो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब भारत के नागरिकों ने जो बाहर से कमाया, भारत के नागरिकों ने। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर के नागरिकों ने भारत से कमाया, बाहर के नागरिकों ने। आईपीएल खेलने आते हैं लोग, सारे लोग यहां से कमा के जाते हैं, तो ये फैक्टर इनकम टू। और जो हम वहां से कमा के लाते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम टू, फ्रॉम टू। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? NFIA, NFIA। अब एक कमाल की चीज सुनो, सबसे पहले हम नेशनल इनकम जब निकालेंगे ना, अभी प्रैक्टिकल में भी पढ़ाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लो, तो हम पहले जीडीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? इसमें हम वो पैसा ले लेंगे, हमारा ध्यान दे लेते, वो पैसा ले लेंगे जो हमने भारत से कमाया, पूरा भारत से जो भी कमाया। उस जीडीपी में मैं जैसे ही NFIA जोड़ूंगा तो GNP आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपने भारत से कमाया और नेशनल प्रोडक्ट जो आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाया, दोनों का डिफरेंस क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी की बात कर रहा हूं तो वो पैसा जो हमने भारत से कमाया, लेकिन जब GNP की बात कर रहा हूं तो वो पैसा जो हमने भारत से भी कमाया और विदेशों से भी कमाया, विदेशों से भी कमाया। तो देखो इधर, अगर मेरा जीडीपी, सुनो इधर देखो, जीडीपी मेरा 1000 है और विदेशों से मैंने 100 रुपए कमाए। कितने कमाए? 100। तो मेरा GNP आएगा 1100। यहां से थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि प्रैक्टिकल अलग से भी पूरा देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा समझना बराबर, थ्योरी में भी आएगा ये प्रैक्टिकल में भी आएगा। तो जीडीपी मैंने भारत से 1000 कमाए और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विदेशों से मैंने, तो सर आ गए क्या? समझदार तो बना मत कर, सर आएंगे तो छोड़ दूंगा, जाओ अभी। ठीक है, तो जीडीपी कितना है? 1000। तो NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपने अब्रॉड से जो पैसा कमाया वो कितना है? 100। कितना है? 100। ये आपने अब्रॉड से कमाया, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1100। कितना हो गया? अब एक सवाल का जवाब देना, क्या ये GNP हमेशा GDP से ज्यादा होगा? चलो सवाल, या हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा या कम भी हो सकता है? कम नहीं हो सकता। हाँ बेटा, कम नहीं हो सकता। हाँ यार, कम भी हो सकता है। कैसे? वेरी गुड, NFIA माइनस में आ सकता है, क्योंकि आपने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपने अब्रॉड से कमाए 200 रुपए और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो लोग यहाँ IPL खेलने आए और 300 कमा के ले गए, तो हमने तो वहां जाके 200 कमाए, लेकिन वो यहां से कितने कमा के ले गए? तो NFIA माइनस का 100 आएगा। तो जब मैं 1000 में माइनस का 100 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर, तो GNP कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है और बराबर भी। बराबर कब आएगा? जब NFIA 0 हो। जब NFIA, लेकिन 0 होना नामुमकिन है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि हम अफ्रीका से कमा के लाए 100 रुपए और अफ्रीका ने भी यहाँ के 100 ही कमाए हैं। या तो हम ज्यादा कमा के लाएंगे या वो ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, तो NFIA पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा? जब हमने अब्रॉड से ज्यादा कमाया। नेगेटिव कब आएगा? जब अब्रॉड वाले ने हमसे ज्यादा कमाया। समझ गए? धन्यवाद। हाँ बेटा।